सो 1853 का चार्टर एक्ट एक टर्निंग पॉइंट था। इसने गवर्नर जनरल की काउंसिल को दो हिस्सों में बांट के पहली बार लॉ मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया। लेकिन इस रिफॉर्म के बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शैली करप्शन और कंफ्यूजन से भरा हुआ था। The revolt of 1857 exposed a brutal truth. What was that brutal truth? It was that a trading company was ruling a very vast area without having any accountability. And Britain now wanted a complete structural overhaul. और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जहां से कंपनी रूल हट गया और क्राउन रूल आ गया, और जहां से पहली बार ब्रिटिश रूल को एक सेंट्रल चेन ऑफ कमांड मिलता है। सो लेट अस ब्रेक डाउन हाउ पावर मूव्ड, who controlled whom, and why 1858 became the real beginning of British Raj. So hello everyone, welcome back to part 10 of our Indian Polity lecture series. भारतीय राज व्यवस्था के भाग 10 में आप सबका स्वागत है। And presently we are dealing with the first chapter of Indian Polity, that is historical background of Indian Constitution. और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे दैट व्हाई दिस एक्ट इज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इससे पहले जो एक्ट्स आ रहे थे वो चार्टर एक्ट के नाम से आ रहे थे, बट यहाँ से जो भी एक्ट आएंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से आएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों कहा गया है वो हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देन हम की प्रोविजंस जो है उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्वींस प्रोक्लेमेशन, ठीक है, रानी के द्वारा क्या डिक्लेरेशन जो है करवाया गया था उसको हम समझेंगे। और लास्टली हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। सो व्हाई दिस एक्ट इज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट ट्रांसफर्ड द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी वो रूल कर रही थी, अब कौन रूल करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करेगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कोई अगर लॉ या एक्ट पास किया जाएगा तो उसको क्या हम कहेंगे? उसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जा रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया जा रहा है। ओके, सो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, बट इसको दिमाग में रखना है। हम क्या देखते हैं, 1858 का एक्ट ला के जो गवर्निंग पावर था कंपनी का वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, और वो किसके कंट्रोल में दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में। अब इंडियन टेरिटरी जो है वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आ गई थी? ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गई थी। एंड यहीं से शुरू होता है क्राउन रूल। ओके, क्राउन रूल कब से कब तक चला था? 1858 से लेके 1947 तक चला था। इससे पहले क्या चल रहा था? इससे पहले कंपनी रूल चल रहा था, ठीक है। कंपनी रूल कब से कब तक था? तो 1773 से लेके 1858 तक था, ठीक है। तो ये दो टाइम पीरियड जो है वो ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है रिगार्डिंग पॉलिटी। ओके, कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 तक, क्राउन रूल 1858 से लेके 1947 तक। एंड हम देखते हैं कि इस एक्ट को ला के जो ड्वेल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उसको खत्म कर दिया गया। ड्वेल एडमिनिस्ट्रेशन किसका किसका चल रहा था? एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो बनाया गया था, एंड कंपनी की तरफ से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है। इसको हमने शॉर्ट में क्या पढ़ा था? इसको याद करने के लिए BC, B4 बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एंड CD यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। C4 कंपनी, C4 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये जो चीज थी इसको एबलिश कर दिया गया था। सो कैन यू प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट बाय विच एक्ट दिस वाज स्टार्टेड, मीन्स कौन से एक्ट से ड्वेल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट किया गया था? आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ठीक है। अब हम बैकग्राउंड देखेंगे। तो बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है जिसने एक्सपोज करके रख दिया अबाउट द फेलियर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी इतना बड़ा एरिया जो है अपने कंट्रोल में रखी हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी, बट लोग जो है सेटिस्फाइड नहीं थे, जिसके वजह से इतना बड़ा रिवॉल्ट जो होता है वो ब्रिटिश सरकार को पूरी तरीके से हिला के रख देता है। इसके अंदर सिर्फ सेना के लोग ही नहीं, आम जनता, राजा रानी, ये सब जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो क्यों ले रहे थे? बिकॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। वो सेटिस्फाइड नहीं थे कंपनी रूल से, एंड क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं थे कंपनी रूल से इसीलिए ये एक बड़ा फेलियर था ईस्ट इंडिया कंपनी का।
ओके, जो कि एक्सपोज हो जाता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के वजह से। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो ब्लेम करती है कि कंपनी का जो गवर्नेंस था वो बिल्कुल भी सही नहीं था और उनके मिस गवर्नेंस के वजह से ही ये सारी चीज़ जो है वो हुई है। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज होता है दैट नाउ वी नीड सेंट्रलाइज, रिस्पॉन्सिबल एंड क्राउन कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके लिए ये एक्ट जो है 1858 का वो लाया जाता है। ओके, सो मेन प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मेन प्रोविजन है वो ये है कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को ख़त्म कर दिया जाता है और इस तरीके से कंपनी रूल जो है वो एबलिश हो जाता है। You have to keep this in your mind that company was not abolished. In fact, company's rule was abolished. कंपनी का जो शासन था, प्रशासन था, उसको खत्म किया गया था, कंपनी को खत्म नहीं किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। ओके, सो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट एबलिस्ड, ओनली इट्स रूलिंग पावर वेयर एबलिस्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि स्टेटमेंट्स में इसको जो है दिया जा सकता है और इन प्रेशर बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूजन में इस चीज़ को गलत कर सकते हैं। इसलिए इस पॉइंट को हमें क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि कंपनी के रूल को ख़त्म किया गया था, कंपनी को ख़त्म नहीं किया गया था। क्योंकि कंपनी जो है वो एक कमर्शियल बॉडी थी, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा जो है लगा हुआ था। तो अचानक से कंपनी को अगर बंद कर दिया जाता तो लोगों का कितना नुकसान होता? क्या वो नुकसान जो ब्रिटिश सरकार थी वो भरने के लिए तैयार थी? तो जी नहीं। इसीलिए कंपनी को कुछ टाइम दिया गया। ठीक है, कंपनी को अगले 14-15 साल जो हैं लगभग मिल जाते हैं और उस समय तक कंपनी जो है अपना बोरिया बिस्तरा सारा समेटती है एंड कंपनी का एंड हो जाता है 1874 में। ठीक है, कंपनी सरवाइव करती है एज ए कमर्शियल बॉडी टिल 1874। 1874 के बाद कंपनी जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कंपनी के कंट्रोल में जितने भी पावर्स थे, टेरिटरीज थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो सारे ट्रांसफर हो जाते हैं क्वीन विक्टोरिया को, जो कि उस समय की रानी थी ब्रिटेन की। ठीक है, ये ब्रिटिश क्राउन को सारा चीज ट्रांसफर हो जाता है। फिर हम क्या देखते हैं नेक्स्ट प्रोविजन में कि ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो आ जाता है इंडिया में। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है कि गवर्नेंस से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें चलेंगी इंडिया में उसके लिए अब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, एंड जितने भी सिविल एंड मिलिट्री सर्वेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, वो सब अब क्या हो जाएंगे? वो क्राउन सर्वेंट हो जाएंगे, यानी अब उनकी नौकरी पक्की, गवर्नमेंट जॉब वाले हो गए वो। ठीक है, तो इस बात को समझना है। सो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो ये हो जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा एक नया पोस्ट क्रिएट किया जाता है और उस पोस्ट का नाम रखा जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है उसका काम ये रहता है कि इंडिया में जो भी अफेयर्स होंगे उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा एंड को पार्लियामेंट में कोई भी अगर सवाल उठता है रिगार्डिंग इंडियन अफेयर्स तो किसको जवाबदेही देनी पड़ेगी, किसको रिप्लाई देना पड़ेगा? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट का एंड फर्स्ट पर्सन जो इस पोस्ट को संभालता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पोस्ट को संभालता है, वो था लॉर्ड स्टैनले। ठीक है, लॉर्ड स्टैनले वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्ट एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था इसके पास रियल अथॉरिटी थी इंडिया को कंट्रोल करने की लंदन से। तो लंदन से अब कौन कंट्रोल कर रहा था? लॉर्ड स्टैनले। ओके, एंड लॉर्ड स्टैनले को एक काउंसिल दिया गया था, 15 लोगों का ग्रुप दिया गया था और उस ग्रुप को क्या नाम दिया गया? काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, 15 लोगों का ग्रुप जो कि हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? अपनी एडवाइस दे के। सो व्हाट वाज द रोल ऑफ दिस काउंसिल ऑफ इंडिया? द रोल वाज मेनली एडवाइजरी। उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं था, उनके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं था। ये 15 लोगों के ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उनके पास बस एडवाइजरी पावर था। वो एडवाइस देते थे किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को, और रूल्स को और बाकी चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प कर रहे थे। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। देन नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल बिकेम वाइसरॉय। तो ये पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डिजिग्नेशन जो है चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया किया गया? तो वो कौन सा एक्ट हो गया? 1858 का एक्ट। ठीक है, तो गवर्नर जनरल जो है अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा था एंड उसको नया नाम दिया गया और वो नया नाम क्या था? वाइसरॉय। वाइसरॉय का मतलब क्या होता है? एज ए वाइस किंग। ओके, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया में।
एंड लॉर्ड कैनिन जो है वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनता है। ये हमारे लिए एक फैक्चुअल डेटा हो गया, इसको हमें याद रखना है। 1858 से पहले क्या हो रहा था, गवर्नर जनरल जो था वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था, ओके। एंड 1858 के बाद क्या होता है, वाइसरॉय जो है वो क्वीन को या ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है इंडिया में। इस तरीके से पूरा मैनेजमेंट जो है वो संभाला जा रहा था। तो हम क्या देख रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो अब इंडिया को कंट्रोल कर रही है थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एंड ये बंदा कौन है, तो ये एक कैबिनेट मिनिस्टर है। इसको एक 15 लोगों का ग्रुप दिया गया है जिसको काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता है। एंड इसके अंडर में कौन रहेगा, मतलब इनके अंडर में कौन रहेगा, इनके अंडर में रहेगा वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास अपना खुद का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो गवर्नर जनरल जो है यानी वाइसरॉय जो है वो इंडिया में रूल कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन, और उसके ऊपर इतने सारे लोग जो हैं अब कंट्रोल बना के रखे हुए। एंड गवर्नर जनरल एंड जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है यानी वाइसरॉय एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया का देख रहा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया में अब चीज़ों को मैनेज किया जा रहा था। देन एबोलिशन ऑफ ओल्ड बॉडीज। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बनाया गया था, ड्वेल गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, वो अब खत्म कर दिया गया इस एक्ट को लाकर, ओके। आई होप कि आपको याद होगा कि कौन से एक्ट के थ्रू इन चीज़ों को लाया गया था, ओके। देन सिग्निफिकेंस क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाकर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल जो है इंडियन टेरिटरी पे लगा दिया जाता है। देन एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल है वो डायरेक्टली कहाँ पे चला जाता है, लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जाता है। अब कोई कंपनी जो है इंडिया में रूल नहीं कर रही है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि आगे के जो एक्ट्स हैं उनका फाउंडेशन जो है बन जाता है, और यहाँ से जो लेजिस्लेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि इंडिया में भी डिमांड जो है वो शुरू कर दी जाती है लोगों के द्वारा, लोग भी अवेयर हो जाते हैं। एंड ये जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, वार हुआ, उसके बाद से इंडियंस लोग भी जागना शुरू कर देते हैं, वो भी अपने अधिकार को मांगना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आगे काफ़ी रिफॉर्म्स जो हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रेशर में आके करने पड़ते हैं, ठीक है। देन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस एक्ट से रिगार्डिंग वो हमें याद रखना है कि जब 1858 का एक्ट पास किया गया था तो उस समय कौन जो है ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, तो उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था लॉर्ड डर्बी, ओके। पूरा नाम जो है वो था एडवर्ड जॉर्ज जेफरी स्मिथ स्टैनले, ओके। बट आप ये भी याद रखें तो काम जो है चल जाएगा। सो हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हाइल दिस एक्ट वाज पास, तो लॉर्ड डर्बी, ओके। सो क्वीन ने क्या चीज़ें जो है वो प्रोक्लेम करवाई, किन चीज़ों का अनाउंसमेंट जो है वो करवाया। सो ये जो अनाउंसमेंट है वो पब्लिकली किसके द्वारा रीड आउट किया गया था, तो ये जो है लॉर्ड कैनिन के द्वारा रीड किया गया था, जो कि उस समय इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा था क्राउन को, ओके। सो पहला प्रॉमिस जो है वो ये किया गया दैट इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ। पहले क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हो रहा था, इंडियंस को अलग ट्रीटमेंट मिल रही थी, ब्रिटिश लोगों को अलग ट्रीटमेंट मिल रही थी अंडर ब्रिटिश लॉ। तो रानी ने ये अनाउंसमेंट करवाया कि नहीं, अब से हमारे साम्राज्य में, हमारे रूल के अंडर सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा अंडर लॉ। इंडियंस एंड यूरोपियंस जो हैं वो इक्वली ट्रीट होंगे। देन अगला जो प्रॉमिस जो है वो किया गया कि किसी के साथ कोई भेदभाव जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। एंड द क्राउन कुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और कास्ट। तो ये चीज़ें क्यों की गई, क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट हुआ, इतना आक्रोश है लोगों के अंदर, तो उस आक्रोश को शांत करने के लिए कुछ तो प्रॉमिस जो है वो करने पड़ेंगे, भले ही वो झूठे क्यों ना हो, बट लोगों का मन शांत करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है वो की गई थी। नेक्स्ट चीज़ जो प्रॉमिस की गई वो ये था कि प्रोटेक्शन मिलेगा प्रिंसेस को एंड स्टेट्स को, बट कब तक मिलेगा, जब तक वो ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल है। यानी जब तक उनकी बातें मानोगे तब तक तुम लॉयल माने जाओगे, और जब उनकी बातें नहीं मानोगे तो वो लोग तुम पे अटैक करके तुम्हारी टेरिटरी जो है अपने अंडर में ले लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट जो चीज़ थी वो ये थी कि ये प्रॉमिस किया गया कि हम आपके रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे।
ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो किसी के रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिसेस के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये बात जो है कह दी गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब भी इन चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे थे तो इंडियंस लोगों को ये पसंद नहीं था। सिर्फ इंडियंस लोग ही क्यों, कोई भी किसी प्रैक्टिस को बहुत सालों से अगर करता आ रहा है, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसके साथ कोई भी इंटरफेयर करता है तो उस पर्सन को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती जो वो फॉलो कर रहा है। तो वही चीज़ जो है इंडिया में हो रही थी। कुछ जो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है, प्रैक्टिसेस जो हैं वो हज़ारों सालों से चलते आ रहे हैं, तो अंग्रेज जब उसके अंदर इंटरफेयर करते हैं तो इंडियंस जो हैं वो इनको अपना दुश्मन जो है वो मानते हैं कि ये हमारी प्रथाओं को ख़त्म करवा रहे हैं। तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा प्रॉमिस किया गया कि हम आपके रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में एंड प्रैक्टिस में नहीं इंटरफेयर करेंगे। देन कहा गया कि जस्टिस एंड मर्सी जो है वो सबके साथ की जाएगी, सबको जो है जस्टिस दिया जाएगा। एंड यहाँ पे ये बात जो है क्यों कही गई, ये बात इसलिए कही गई क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट हुआ है अभी अभी, और बहुत सारे लोगों के मन में ये हो सकता है कि क्राउन रूल जो है वो स्टैब्लिश हो गया है, तो ये जो क्राउन रूल है वो हमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। तो रानी जो है वो ये डिक्लेयर करवाती हैं कि हम 1857 के रिवोल्ट का बदला लेने के लिए आपके ऊपर रूल नहीं करेंगे, बल्कि हम रूल करेंगे और उस रूल में आपको जस्टिस दिया जाएगा, मर्सी का ध्यान रखा जाएगा एंड ह्यूमैनिटी, इंसानियत का भी ध्यान जो है वो रखा जाएगा। तो हर तरफ से एक हम देखें तो लोगों के मन को शांत करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी चिकनी चुपड़ी बातों से, भले ही प्रैक्टिकली ये चीज़ फॉलो हो या ना हो, बट बातें कर देनी है। ठीक है, नेताओं का ये स्पेशल कैरेक्टर होता है। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको मिलेगी। कहा गया कि इंडियन जो है वो भी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय किए जाएंगे, अलग अलग पोस्ट पे वो एम्प्लॉयड होंगे बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड एबिलिटी। एंड रंग का भेदभाव जो है, काले गोरे का भेदभाव जो है वो नहीं रखा जाएगा एंड इंसल्ट जो है नहीं किया जाएगा। तो ये कहने की बातें थी, एक्चुअली में ये चीज़ें जो हैं वो चल ही रही थी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के रिगार्डिंग गलत है, सही नहीं है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंडेड द रूल ऑफ द कंपनी। क्या 1858 का एक्ट ला के कंपनी के रूल को ख़त्म किया गया था? तो जी हाँ, ये ख़त्म किया गया था, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 सही है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा यहाँ पे। देन इट एंडेड द सिस्टम ऑफ ड्वेल गवर्नमेंट। क्या ड्वेल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो ख़त्म किया गया था? तो जी हाँ, ख़त्म किया गया था, बट यहाँ पे अगेन नॉट पूछा है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। देन अगला बोल रहा है दैट इट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। क्या ये पोस्ट क्रिएट किया गया था 1858 के एक्ट में? तो हाँ, किया गया था, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट एस्टैब्लिश द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया। तो ये चीज़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में नहीं कहा गया था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, फिर हमें बताना है कि कौन सा या कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट इट एबलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है? तो जी नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। ओके, इसलिए हमारे दो ऑप्शन जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को एबलिश नहीं किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को जो है वो एबलिश किया गया था। ओके, देन सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दैट इट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ये पॉइंट जो है वो सही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और सी दोनों है, इसलिए हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हमें अगला स्टेटमेंट देखना होगा। अगला स्टेटमेंट कह रहा है द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्या कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है इंडिया में तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी जो वाइस रॉय बना था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके जवाब देता उसका? क्या डायरेक्टली गवर्नर जनरल जो है वो रिस्पॉन्सिबल था?
वॉज इट रियली? तो नहीं। जो पोस्ट बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉट द वॉइस रॉय। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाता है हमारा? गलत। तो थर्ड स्टेटमेंट अगर गलत हो जाता है तो ये जो सी ऑप्शन है वो खत्म हो गया और आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए, स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो सिर्फ सही है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द काउंसिल ऑफ इंडिया वाज, काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ला कर जो काउंसिल स्टेब्लिश किया गया था उसमें क्या था। तो ये कहा गया, पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट ए बॉडी ऑफ इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनाया गया था जिसमें 15 लोग थे, क्या वो इंडियन थे? क्या वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे? तो जी नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म। देन सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एन एडवाइजरी बॉडी कंपोज मोस्टली ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड एक्स कंपनी मेंबर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जी हाँ, हमें अपना आंसर जो है वो मिल जाता है। फिर भी आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। सी कह रहा है ए लेजिस्लेटिव चैम्बर फॉर इंडियन प्रोविंसेस। क्या ये एक लेजिस्लेटिव चैम्बर था? तो जी नहीं। सबसे पहली बात कि ये जो रोल दिया गया था इनको बस एडवाइजरी रोल दिया गया था, इनके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर था ही नहीं, तो ये लेजिस्लेटिव चैम्बर जो है हो ही नहीं सकते हैं। देन ऑप्शन डी, ए जुडिशियल अथॉरिटी सुपरवाइजिंग द हाई कोर्ट्स। जुडिशरी का भी कोई यहाँ इनके पास जो है पावर नहीं था, मतलब जुरिडिक्शन का भी कोई पावर नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो हम कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो 1858 का जो एक्ट था उसने क्राइसिस को तो सॉल्व कर दिया जो 1858 के बाद आया था, बट इट क्रिएटेड ए न्यू चैलेंज। अब ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि सिर्फ कंट्रोल से काम नहीं चलेगा, सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा, प्रोविंसेस को इन्वॉल्व करना होगा और लॉ मेकिंग को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। सो क्राउन स्टार्टेड रीथिंकिंग एंड रीफ्रेमिंग द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई विल बी कैचिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।